आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है वो बौद्ध दर्शन के अंतर्गत जो योगाचार संप्रदाय है उसकी एक विचारधारा है विज्ञानवाद। इसको स्पष्ट करने की कोशिश की जाएगी ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा अपना क्या स्वरूप है, इस संसार का क्या स्वरूप है, यानी जिस रूप में हमको ये संसार दिखता है उसकी वास्तविकता क्या है, हमारी जो सत्ता हमें दिखाई पड़ती है उसकी वास्तविकता क्या है। तो आप देखेंगे कि योगाचार की जो विचारधारा है उसमें असंग और वसुबंधु ने जो है बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि यही इसके संस्थापक हैं। और जो विज्ञानवादी विचारधारा है ये जाकर के क्षणिकवादी विचारधारा के आधार पर और अपने सिद्धांतों के बेस पर सत्ता के बारे में, यानी जो वास्तविकता है, यानी कॉन्शियसनेस की बात जो आती है, चेतना की, जिसको विज्ञान कहा है, उसको स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के तर्क दिए हैं। उन तर्कों के माध्यम से हम ये समझ लेंगे कि जो विज्ञानवाद है ये क्या है। तो देखिए, इसकी स्थापना हम कह सकते हैं कि विज्ञानवाद की असंग और वसुबंधु जो कि बौद्ध दार्शनिक थे उनके द्वारा की गई है। फिर आगे चल करके देखेंगे तो दिगनाग हैं, ईश्वर सेन है, धर्मकीर्ति हैं और धर्मपाल, इनका भी बहुत बड़ा, ये सब दार्शनिक हैं, इन सब का योगदान विज्ञानवाद को स्थापित करने में रहा है। तो ये विज्ञानवादी विचारधारा, इसको समझने का यहाँ पर प्रयास किया गया। तो देखिए विज्ञानवाद क्या है। तो विज्ञानवाद में माना जाता है कि जो हम बाहर की वस्तुएं देख रहे हैं, जैसे हम सामने एक पर्वत देख रहे हैं, हम जो है वो पूरे संसार को देख रहे हैं, हमको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, हम अपने कमरे के अंदर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। तो विज्ञानवाद में माना जाता है कि जो वस्तुएं हमको बाहर दिखाई पड़ रही हैं वो बाहर नहीं हैं, वो मन के अंदर हैं। जो कुछ भी संसार में हमें चीज़ें दिखाई पड़ती हैं वो सब मन के अंदर है। जैसे स्वप्न में मान लीजिए हमको विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ दिखाई पड़ती हैं, तो स्वप्न में तो वो मन के अंदर ही रहती हैं, बाहर कहाँ रहती हैं। तो इस प्रकार से जो विज्ञानवाद है, जिसको कि कॉन्शियसनेस कह सकते हैं आप, चेतना जिसको कहा गया है, तो वो चेतना कहाँ होती है। चेतना का मतलब है कि जैसे एक ऊर्जा है हमारे शरीर में, तो उसी चेतना से, ऊर्जा के माध्यम से तो हमारा शरीर ये चल रहा है। तो कहने का अर्थ ये कि जो ये चेतना है, जिसको विज्ञान कहा है, वही वास्तविक रूप में सत्य है। बस बाहर की जो वस्तुएं हैं वो सत्य नहीं है, बल्कि वो चेतन रूप हैं और वो मन के अंदर हैं। बाहर किसी प्रकार की सत्ता नहीं है, न तो सत्ता ज्ञाता की है न सत्ता ज्ञेय की है। अभी इसको दोनों को, विचारधाराओं को बर्कले के संदर्भ में, क्योंकि बर्कले भी मतलब पश्चिमी दर्शन में एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, तो उनकी विचारधारा से जो योगाचार की विचारधारा जो विज्ञानवाद की है उसमें जो अंतर आया है उसको भी स्पष्ट किया जाएगा। यानी कुल खुलासा इसका ये निकलेगा, केवल सत्ता सिर्फ चेतना की यानी विज्ञान की ही सत्ता है, बस बाकी और किसी चीज़ की सत्ता नहीं है। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि बाह्य वस्तु का खंडन कर दिया। अब मानी सी बात है कि ऐसे किसी बात को नहीं कहा जा सकता ना, हमको अगर किसी बात को सिद्ध करना है तो तर्क देना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा। तो प्रमाण क्या दिया है बाह्य वस्तु के खंडन के लिए? तो बताते हैं कि चेतना ही सत्य है, यानी जो कॉन्शियसनेस है, यानी चेतना है वही सत्य है। तो बाह्य वस्तु के खंडन के लिए तर्क देना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए कि बाह्य वस्तु का कहा जाता है इसमें योगाचार में, उसका ज्ञान नहीं हो सकता है, ज्ञान नहीं हो सकता, इसके आधार पर बाह्य वस्तु का खंडन कर दिया है। कैसे बाह्य वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता है? तो देख लिया, मान लेते हैं हम कि हमारे सामने एक लोहे का पिंड है, एक गोला है। अब हम ये मान लेते हैं कि अगर हम गोले को देखते हैं तो हम गोले के पहले वाले हिस्से को ही देख पाएंगे। यानी हम एक गेंद सोचें तो गेंद हम देख रहे हैं, तो गेंद के पीछे वाला हिस्सा जो है, पिछला वाला भाग, उसको हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से। हम एक मान लिए कुर्सी देख रहे हैं, तो कुर्सी को देख रहे हैं तो कुर्सी का पिछला वाला हिस्सा हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। हम दीवार देख रहे हैं तो दीवार का सामने वाला तो हिस्सा हमको दिखाई पड़ेगा, लेकिन पीछे वाला नहीं दिखाई पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम दीवार के किसी अंश को देख रहे हैं तो उस अंश का पिछला वाला हिस्सा भी हम नहीं देख पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हम वस्तुओं को अणु से मान लें कि वस्तुएं जो है सूक्ष्म वस्तुओं से निर्मित हैं, यानी वस्तुओं को हम अणु मान लेते हैं, तो अणु का तो हम ज्ञान ही प्राप्त नहीं कर सकते। मानूंगा तो परमाणु से मिलकर के अणु बनता है, मॉलिक्यूल्स की जो बात है, तो हम ना तो परमाणु को देख सकते हैं, एटम को देख सकते हैं, और ना ही हम मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं, अणुओं को देख सकते हैं। तो ऐसे में इनका प्रत्यक्ष हो नहीं सकता है, तो इसका खंडन कर दिया। अब मान लिया जाए कि अणुओं से मिल करके चीज़ें बनी हैं, मॉलिक्यूल से बन करके मान लिए चीज़ें बन जाती हैं, तो बन जाती है तो मान लीजिए जैसे गेंद हमारे सामने है, वो विभिन्न प्रकार के अणुओं से मिलकर बन गई है। तो हम गेंद को देख तो रहे हैं लेकिन उसका सामने वाला हिस्सा ही दिखाई पड़ रहा है, बस पीछे वाला हिस्सा जो गेंद का दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसे हम दीवार है, इसको भी मान लें कि अणुओं से बनी है, तो दीवार का जहां हम दर्शन कर रहे हैं, दीवार को देख रहे हैं, तो आगे वाला पार्ट तो दीवार का दिखाई देगा लेकिन पीछे वाला नहीं देख सकते। तो पूरी तरह से हम किसी भी वस्तु का दर्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे हम किताब देख रहे हैं तो किताब का सामने वाला पार्ट तो हमको दिखाई पड़ेगा लेकिन उसके पीछे वाला नहीं दिखाई पड़ेगा, हम अंदर का हिस्सा भी नहीं देख पाएंगे। तो कुल खुलासा ये है कि हम वस्तु का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को उसके पूरे स्वरूप में हम नहीं देख सकते। तो इसी के आधार पर उन्होंने बाह्य वस्तु को क्या कर दिया है, वो खंडन कर दिया है।
तो ये भी हमने देख लिया। इसी तरीके से उन्होंने बताया कि अस्तित्व फिर किसका है, अगर बाह्य वस्तु नहीं है तो अस्तित्व किसका है, तो बताते हैं अस्तित्व सिर्फ मन का है, यानी मन का ही, चेतना का ही अस्तित्व है। अब फिर जो है दूसरा तर्क देते हैं। मानी बात है कि एक तर्क के आधार पर तो किसी चीज़ को सिद्ध नहीं किया जा सकता, कई तर्क देने पड़ेंगे। तो फिर उन्होंने क्षणिकवाद के आधार पर, क्योंकि क्षणिकवाद का सिद्धांत भी बौद्ध दर्शन में है, तो इसके आधार पर भी उन्होंने बाह्य वस्तु का खंडन कर दिया है। अब कैसे खंडन किया क्षणिकवाद के आधार पर, इसमें होता ये है कि एक वस्तु होती है जो एक प्रकट होती है, यानी वस्तु का ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान किसका होता है, किसी न किसी वस्तु का ही होता है। तो जब वस्तुएं क्षणिक हैं तो जैसे ही वो प्रकट होंगी तो हमारे आँख का संपर्क वस्तु से होगा, लेकिन जैसे ही होगा वैसे ही वस्तु नष्ट हो जाएगी। तो फिर ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि कारण और कार्य के आधार पर किसी चीज़ का ज्ञान होगा। जो वस्तु उत्पन्न हुई है उसी से तो ज्ञान हमको प्राप्त होगा, लेकिन वो वस्तु तो एक ही क्षण में मिट जा रही है, तो उसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कारण के आधार पर जो कार्य उत्पन्न होता है उसी कार्य को हम जान पाते हैं। जो प्रोडक्ट होता है, कार्य होता है, उसी का ज्ञान प्राप्त हो पाता है। लेकिन कारण जो है वो एक क्षण के साथ ज़्यादा टिक ही नहीं पा रहा है, वो कार्य के रूप में उत्पन्न हो सके ऐसी स्थिति नहीं आ पा रही है। तो कारण जो है वो नष्ट हो जा रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, हमें किसी वस्तु का ज्ञान ही प्राप्त नहीं हो पा रहा है। क्षणिक में वस्तु पैदा हुई, उसी वक्त वो नष्ट हो गई। और ज्ञान कब होता है, ज्ञान हमको तभी होता है जब कारण और कार्य दोनों एक समय में, क्योंकि हो नहीं सकते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। जैसे कारण पैदा होगा, तो जब कारण पैदा होगा तो कुछ देर के बाद वो कार्य के रूप में परिवर्तित होगा। तो कारण और कार्य एक साथ प्रकट नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि कारण के साथ ही कार्य प्रकट हो गया, कुछ समय, एक क्षण का लगेगा, कारण कार्य के रूप में बदलेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे ही कारण के रूप में वस्तु की सत्ता प्रकट होती है वैसे ही वो नष्ट हो जाती है, कार्य के रूप में परिणित नहीं हो पाती। तो इस आधार पर हम जो है उसका ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब क्षणिक बात को मान लिया गया, सारी चीज़ें क्षणिक हैं, तो फिर ज्ञान की उत्पत्ति जो है वो हो नहीं पाएगी। तो फिर इस आधार पर भी बाह्य वस्तु को खंडन कर दिया, क्योंकि बाह्य जो वस्तु है उसी का तो ज्ञान प्राप्त करना है, और जो बाह्य वस्तु है वो क्षणिक है। थोड़ी देर में उसका एक विज्ञान प्रकट होता है, यानी वस्तु प्रकट होती है, उसका क्षण भर के लिए अस्तित्व स्थापित होता है कारण के रूप में, लेकिन वो कार्य के रूप में परिणत हो इससे पहले ही वो वस्तु क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। हम कारण और कार्य को एक साथ नहीं देख सकते, यानी कारण और कार्य को हम एक साथ उसका दर्शन नहीं कर सकते हैं। पहले कारण पैदा होगा और फिर उसके बाद कार्य पैदा होगा, तब हम उस कार्य को देख लेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि क्षणिकवाद के आधार पर भी उन्होंने बाह्य वस्तु का क्या कर दिया, खंडन कर दिया। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि वस्तु का ज्ञान हमको कब प्राप्त होता है, वस्तु का ज्ञान हमको उत्पत्ति के आधार पर प्राप्त होगा ना। जब कोई चीज़ उत्पन्न होगी तभी तो उसको जान पाएंगे। और उत्पन्न कैसे वस्तु होती है, कारण के आधार पर होती है। अब कारण के रूप में वो उत्पन्न हुई, लेकिन उसी समय वो नष्ट हो गई, कार्य के रूप में परिणित नहीं हो पाई। तो इस आधार पर हम कारण जब पैदा हुआ तो उसी समय वो कारण और कार्य की स्थिति दिखाई नहीं पड़ती, थोड़ा समय लगता है कारण को कार्य के रूप में प्रकट होने के लिए, और तब तक वो वस्तु नष्ट हो जाती है। तो इस आधार पर क्षणिकवाद के सिद्धांत के आधार पर भी योगाचार में, यानी विज्ञानवाद में ये माना गया है कि वस्तु का जो बाह्य वस्तु उसका अस्तित्व नहीं है। तो अब सवाल ये होता है कि फिर अस्तित्व किस चीज़ का है, तो वही है चेतना का अस्तित्व है, कॉन्शियसनेस का अस्तित्व है, यानी जिसे हम ऊर्जा कह सकते हैं, उसी का अस्तित्व है। फिर इसके आधार पर देखिए कि वस्तु का अस्तित्व उसके ज्ञान से भिन्न नहीं है, यानी जो वस्तुएं, जिन वस्तुओं को हम जान रहे हैं, यानी जो वस्तु का अस्तित्व है उसी के आधार पर ज्ञान निर्मित होगा। क्योंकि जो ज्ञान होता है वो किसी न किसी वस्तु से ही संबंधित होता है, तो वस्तु का ज्ञान वस्तु से भिन्न नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि वस्तु का अस्तित्व उसके ज्ञान से भिन्न नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान प्राप्त होगा तो वस्तु का ही तो होगा, वस्तु के अस्तित्व का ही ज्ञान होगा वो। तो इसलिए वस्तु और ज्ञान दोनों एक हो जाते हैं, इसलिए वस्तु का अस्तित्व उसके ज्ञान से भिन्न नहीं है। अब यहाँ पर एक विचारधारा आती है कि ये सिद्धांत कहीं ना कहीं बर्कले की विचारधारा से मिल रहा था, जो कि पाश्चात्य दार्शनिक हैं। तो बर्कले ने बताया था कि सत्ता जो होता है, सत्ता अनुभव मूलक है। वो ये बताते हैं कि सत्ता अनुभव मूलक है, बर्कली कहते हैं। अब सत्ता अनुभव मूलक है, इसका क्या मतलब है, वो ये बताते हैं कि बाहर किसी चीज़ की सत्ता नहीं। जैसे कि योगाचार में बताया गया विज्ञानवाद में कि जो वस्तुएं हमको बाहर दिखाई पड़ रही हैं वो बाहर नहीं है, वो मन के अंदर है, चेतना रूप में है। यानी चेतना रूप का मतलब है कि ऊर्जा के रूप में है, चेतना के रूप में। जैसे स्वप्न में हमें चीज़ें दिखाई पड़ती हैं तो चेतना के रूप में दिखाई पड़ती हैं, तो ठोस रूप में किसी भी वस्तु की सत्ता बाहर नहीं है। यही बात बर्कले भी बताते हैं कि सत्ता अनुभव मूलक है। इसका मतलब है कि जो वस्तुएं होती हैं उनका ज्ञान प्राप्त होता है। जो ज्ञाता और ज्ञेय, मानी बात है, कोई वस्तु होगी उसका कोई ज्ञान प्राप्त करने वाला भी होगा, अनुभव करता भी होगा। तो जो अनुभव करता है, जो ज्ञाता है, उसकी सत्ता भी सत्य होती है। और जो अनुभव किया जाता है, अनुभव करता, ज्ञाता जिस चीज़ का अनुभव करता है, जैसे ज्ञाता के सामने, अनुभवकर्ता के सामने पहाड़ है मान लीजिए, तो पहाड़ का वो अनुभव कर रहा है, तो पहाड़ भी सत्य है, और ज्ञाता जो अनुभव कर रहा है वो भी सत्य है। इस तरह से विज्ञान और यानी ज्ञाता और ज्ञेय,
ज्ञेय का मतलब है जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, और कोई ना कोई ज्ञाता होगा, जानने वाला होगा उस वस्तु का। तो ज्ञाता और ज्ञेय दोनों सत्य हैं। तो वो कहते हैं कि जो ज्ञाता है उसको उन्होंने बताया है कि आत्मा और परमात्मा और विज्ञान तीनों को उन्होंने सत्य माना है बर्कले ने। वो कहते हैं कि एक संवेदन होता है और एक स्वसंवेदन होता है। स्वसंवेदन का निर्माण आत्मा करती है, यानी उन विषयों का निर्माण, कुछ विषय ऐसे हैं जिनका निर्माण आत्मा खुद कर लेती है और वह विषय विज्ञान रूप होते हैं। तो ऐसे में आत्मा स्वसंवेदन के रूप में कुछ विज्ञानों को पैदा करती है, उसको जान लेती है। लेकिन आत्मा और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनका वो मतलब जिनको उत्पन्न नहीं कर सकती। जैसे सूर्य है, अब सूरज जो है वो उसको आत्मा उत्पन्न नहीं कर पाती है, तो उसको कौन उत्पन्न करेगा? जैसे हम स्वप्न में सूर्य देख रहे हैं, तो सूर्य का निर्माण आत्मा के द्वारा नहीं किया गया, इसका निर्माण फिर कौन करेगा? तो परमात्मा के द्वारा किया गया। तो कुछ ऐसे जो संवेदन होते हैं वो ईश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा निर्मित किए जाते हैं और उसका ज्ञान आत्मा को होता है। और कुछ विषय ऐसे होते हैं जो आत्मा खुद पैदा करती है, उन विज्ञानों को पैदा करती है, उसका वो ज्ञान प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रकार से परमात्मा, आत्मा और जो चेतना के रूप में जो विज्ञान है, वस्तुएं हैं जिनका कि ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, ज्ञाता को हो रहा है, यानी सत्ता अनुभव मूलक का मतलब यह है कि सत्ता जो है वो चेतना रूप में है, ठोस रूप में नहीं है चीज़ें। यानी जो संवेदन होते हैं और स्वसंवेदन होते हैं, स्वसंवेदन के रूप में आत्मा कुछ विज्ञानों को पैदा करती है और संवेदन के रूप में कुछ विज्ञान ऐसे होते हैं जो आत्मा पैदा नहीं कर पाती, तो परमात्मा के द्वारा उसको पैदा किया जाता है। तो कुछ विज्ञान परमात्मा, यानी परमात्मा की जो सत्ता है वो हर प्रकार के संवेदनों को आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा देखा जा सकता है। लेकिन आत्मा जो है वो उन्हीं संवेदनों को निर्मित कर सकती है जितनी की शक्ति उसके पास होती है। बाकी जो संवेदन होते हैं उसका निर्माण परमात्मा के द्वारा किया जाता है। इसलिए सत्ता अनुभव मूलक का मतलब ये है कि जो कुछ भी अनुभव में आता है वो सत्य होता है, यानी वो जो विज्ञान है वो सत्य होते हैं क्योंकि वो अनुभव का विषय हैं। और अनुभवकर्ता क्योंकि ज्ञाता होता है तो उसकी भी सत्ता सत्य है। और कुछ संवेदनों का क्योंकि परमात्मा के द्वारा किया था इसलिए परमात्मा की सत्ता भी सत्य है। इसलिए परमात्मा, आत्मा और विज्ञान, विज्ञान के रूप में वस्तुएं जो हैं वो सत्य होती है। इसी रूप में उन्होंने सत्ता अनुभव मूलक का विचार दिया था। अब सवाल यह है कि विज्ञानवाद में क्या माना जाए। विज्ञानवाद की विचारधारा बर्कले से थोड़ा अंतर में है, क्योंकि बर्कले जो है वो ज्ञाता की सत्ता को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि कोई ना कोई ज्ञाता होता है, उसको विज्ञान के रूप में वस्तुओं का ज्ञान होता है। कुछ विज्ञान आत्मा खुद बना लेती है और कुछ विज्ञानों का निर्माण परमात्मा के द्वारा किया जाता है। जो विषय आत्मा की पहुंच से बाहर होते हैं वो परमात्मा की पहुंच में होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक कुर्सी है, एक घड़ा है, कमरे के बाहर रखा हुआ है, तो हम उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन उस जो कमरे से बाहर जो घड़ा है उसका ज्ञान जो है परमात्मा के द्वारा किया जाता है। तो कुछ ज्ञान जो है वो आत्मा के द्वारा संभव हो पाता है और जिन विज्ञानों को आत्मा नहीं जान पाती उसका ज्ञान परमात्मा को होता है। इसलिए वो सत्ता अनुभव मूलक कहते हैं कि परमात्मा, आत्मा और विज्ञान, इनको उन्होंने माना है, यानी बर्कले ने माना है। तो अब विज्ञानवाद में ये कहा जाता है कि सत्ता अनुभव मूलक है, इसमें थोड़ा अंतर आ जाता है। वो विज्ञानवाद में माना जाता है कि जो ज्ञाता है, जिसको अनुभव करता माना बताया, उसकी सत्ता भी नहीं है और ना ही जो है वो विषयों की सत्ता है। सत्ता केवल चेतना की है, ना तो विषय है, यानी ना तो ज्ञेय की सत्ता है विषय के रूप में, ना ज्ञाता की सत्ता है। सत्ता केवल चेतना रूप है, कॉन्शियसनेस के रूप में है बस। ना तो कोई ज्ञाता है और ना कोई ज्ञेय है, ना कोई विषय है और ना कोई उस विषय का अनुभव करने वाला है। तो फिर सत्ता क्या है? तो बताते हैं सत्ता जो है वो चेतना रूप में है, विज्ञान के रूप में है, कॉन्शियसनेस के रूप में है, बस कोई अनुभव करने वाला नहीं है। तो यही थोड़ा सा अंतर जो है वो योगाचार में और विज्ञानवाद में, यानी जो बर्कले की विचारधारा है और जो योगाचार की विज्ञानवादी विचारधारा, उसमें यही अंतर आ जाता है। क्योंकि बर्कले जो है वो ज्ञाता को भी मानते हैं, ज्ञेय को भी मानते हैं और परमात्मा को भी मानते हैं। लेकिन विज्ञानवाद में सिर्फ विज्ञानों को माना गया है, न तो ज्ञाता को माना गया है, न कोई ज्ञेय को माना गया, बल्कि चेतना ही है, उसी का प्रवाह चल रहा है। चेतना ही जो है वो सारी चीज़ों का आधार है। यानी विभिन्न प्रकार के, जैसे चेतना का भी भेद करेंगे, वो दो प्रकार का भेद कर देंगे चेतना में। तो हम आगे जिसको चेतना के भेद को जब देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आलय विज्ञान और जो अन्य विज्ञान होते हैं उनका भी हम आधार देख लेते हैं। तो इस तरीके से असंग और वसुबंधु ने जीवात्मा को असत बताया है। जीवात्मा को असत बताने का मतलब ये है कि जिस तरह से बर्कले ज्ञाता के रूप में, अनुभवकर्ता के रूप में जीव की, यानी ज्ञाता की सत्ता को मानते हैं, तो वो वसुबंधु और असंग इस बात को, जीवात्मा को मानते ही नहीं है। वो केवल चेतना को मानते हैं, बस चेतना के अलावा किसी चीज की सत्ता नहीं है। तो देखिए फिर आगे देख लेते हैं। विज्ञान ही सत है। देखिए कॉन्शियसनेस को ही सत माना गया है योगाचार की विचारधारा। उसमें विज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय से शून्य है। ये जो चेतना है, जो ये कॉन्शियसनेस है, ये ज्ञाता से भी शून्य है और ज्ञेय से भी शून्य है। केवल सिर्फ विज्ञान की सत्ता है। अभी आगे देखिए विज्ञान का विभाजन कर देते हैं।
विज्ञान का देखिए, विज्ञान के भेद कर देते हैं। तो 7 भेद तो प्रवृत्ति विज्ञान के इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को मानते हैं, यानी व्यक्तिगत चेतना की बात करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक घड़ा है, एक घड़े के अंदर पानी भरा हुआ है। अब उस पानी में से हम क्या करते हैं, कुछ गिलास जो घड़े में से पानी निकाल लेते हैं, तो जो हमने गिलास में पानी भरा हुआ वो भी जल ही है, वो भी चेतना है, लेकिन अब वो इंडिविजुअल रूप में, एक पृथक रूप में उसका अस्तित्व स्थापित हो गया है। और जो घड़े के अंदर पानी है वो व्यापक है, पूर्ण है, एब्सोल्यूट है। तो इसका मतलब ये कि जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है उसको प्रवृत्ति विज्ञान कहा गया है। तो उसमें चक्षु विज्ञान भी है। चक्षु विज्ञान का मतलब ये है कि जैसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो आंखों से देखने का मतलब है चेतना के द्वारा देख रहे हैं। चेतना का वो रूप जो कि हमें आंखों के जरिए देखने में मदद करता है, उसको चक्षु विज्ञान कहा जाता है। अब श्रोत विज्ञान है, कानों से सुनने हैं, तो सुनने का काम भी चेतना से ही जुड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से धारण विज्ञान है, एक धारण करने की भी बात आती है। रसना विज्ञान है, जबान से चख रहे हैं, तो वो भी चेतन रूपी ही है, चखना जो है वो। काय विज्ञान है, तो एक शरीर हमारा बॉडी है, उसका भी एक विज्ञान है, ये हमारा शरीर जो है विज्ञानों से बना हुआ है। उसी तरीके से एक मनोविज्ञान भी आ जाता है, और विशिष्ट मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान और विशिष्ट मनोविज्ञान, इन दोनों को अलग कर दिया। तो बाकी 5 जो है, काय विज्ञान, रसना विज्ञान, धारण विज्ञान, श्रोत विज्ञान, चक्षु विज्ञान, इससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी ये जो है, इससे हम इंद्रियों की जो बात सोच रहे हैं उसके रूप में हम इसको ले सकते हैं। और एक मनोविज्ञान है, जिसे मन से सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये जो 7 विभाग उन्होंने प्रवृत्ति विज्ञान के इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का कर दिया है, ये 7 भेद, ये एक प्रकार से कह सकते हैं जैसे नदी होती है तो समुद्र से अलग हो जाती है। समुद्र में तो चेतना का प्रवाह चल रहा है, अगर मान लिया जाए चेतना जो है वो समुद्र की तरीके से है, तो समुद्र में तो अथाह जो है वो जल है, चेतना का रूप है। अगर उससे कुछ जल निकाल लिया जाए तो बस ऐसे ही समझ सकते हैं वही प्रवृत्ति विज्ञान है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है यहाँ पर। तो हम इसको आलय विज्ञान देख लेते, इसको एब्सोल्यूट जो है वो कॉन्शियसनेस बताया है, यानी वो पूर्ण रूप से चेतना का एक अथाह सागर आप मान सकते हैं। तो ये जो जितने विज्ञान है 7 भेद, इन्हीं का संयोजन इस आलय विज्ञान में हो जाता है। क्योंकि आलय माने होता है आधार, जैसे भोजनालय, भोजन जहाँ पर प्राप्त होता है, उसी तरह चेतना का जहाँ संपूर्ण रूप विद्यमान है, एब्सोल्यूट रूप में चेतना जहाँ पर मौजूद है, उसी को आलय विज्ञान कहते हैं। और इसी आलय विज्ञान से कुछ पृथक होकर के इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का निर्माण हुआ है, व्यक्तिगत चेतना का, प्रवृत्ति विज्ञान का निर्माण हुआ, जिसमें चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, धारण विज्ञान, ये सारे विज्ञान उसमें प्रकट होते हैं। तो इस तरीके से विभिन्न विज्ञानों का आलय, सभी विज्ञानों का आधार है जो ये आलय विज्ञान है। तो ये हमने देख लिया योगाचार की विचारधारा में, जिसमें सिर्फ चेतना को ही जो है वो सत्य माना गया है। बस चेतना के अलावा ना तो ज्ञाता की सत्ता है और ना ज्ञेय की सत्ता है, सत्ता केवल चेतना की है, और वही चेतना जो है वो आधार है। यानी उसी चेतना के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता भी है। जो बाहर हम वस्तुएं देख रहे हैं वो चेतना रूप है, वो मन के अंदर है। हमारा शरीर भी चेतना से ही बना है, सब कुछ चेतना है। बस यही है विज्ञानवाद और योगाचार की विचारधारा, जो कि बौद्ध दर्शन से जुड़ी हुई है। तो यहीं पर अनुमति दें, शेयर भी कर सकते हैं आप, क्योंकि शेयर कर उन्हीं लोगों को शेयर किया जा सकता है। यानी इंसान को पता होता है कि हमको किसको शेयर करना है, तो शेयर करेंगे तो ज्ञान का प्रसार होगा, लोगों तक सूचना पहुंचेगी। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।